अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में कि एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो बेसिकली होते क्या हैं और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स जो हैं उनमें हम पढ़ेंगे क्या। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स जो हैं इसमें हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके आगे जो मेथड्स हैं उनकी भी डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव फीचर्स कौन से हैं, और उसके बाद बायस और कंफाउंडिंग स्टडी जो हैं वो कौन सी होती हैं, और बायस और कंफाउंडिंग्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो होते क्या हैं। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है उसका मेन कंसर्न आप लोगों को भी पता है कि वो डिज़ीज़ अकरेंस के बारे में होता है कि कितने लोग जो हैं वो उसको एक्सपोज हो रहे हैं और उनकी उस डिज़ीज़ का उन लोगों पे क्या इफ़ेक्ट्स हुआ है, वो डिज़ीज़ कैसे हुई है, उसके अदर फैक्टर्स मेन फैक्टर्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से वो डिज़ीज़ हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में जो स्टडी है, ठीक है, कि हमने जब इनके बारे में डिटेल स्टडी करी तो हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। एपिडेमियोलॉजी डिफरेंट मेथड यूज़ करता है और वो मेथड जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशनल और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। एक वो मेथड होता है जो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं और एक वो मेथड होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब इंटरवेंशंस अप्लाई करते हैं और फिर हम उनके इफेक्ट्स देखते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो स्टडीज़ हैं या ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं उनकी भी आगे दो बेसिक टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव है ये जो डिस्क्रिप्टिव आपकी स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिस्क्रिप्शन तक ही महदूद होती हैं। मतलब हम इसमें कोई भी इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करते, हम इसमें कोई भी आउटकम नहीं निकालते, बल्कि हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और एनालिटिकल जो है, एनालिटिकल में हम क्या करते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव में हमने अब डिटेल्स ली होती हैं, ठीक है, जो हमने एक्सप्लेन की होती हैं चीज़ों को, एनालिटिकल में हम उनका अब रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है, हम इन्फ्रेंस बनाते हैं, एक आउटकम बनाते हैं कि अब इसका हमारे पास आउटकम क्या है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आउटकम आता है अब उसको ठीक कैसे करना है। अगर वो डिज़ीज़ आउटकम है कि डिज़ीज़ के ये कॉजेज़ हैं तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम क्या करेंगे, उन कॉजेज़ को ख़त्म करने के लिए इंटरवेंशंस अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि वो इंटरवेंशंस जो है वो इफेक्टिव हैं या नहीं है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ जो है वो क्या है। ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ आर दो स्टडीज़ इन विच नेचर इज़ अलाउड टू टेक इट्स ओन कोर्स। द इन्वेस्टिगेटर मेजर्स बट डजंट इंटरवेन एंड दिस इज़ कॉल्ड द दिस इज़ कॉल्ड द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। मतलब आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है, वो इसमें मेजर्स तो ले रहा होता है, मेजर तो कर रहा होता है चीज़ों को, लेकिन कोई भी चीज़ इंटरवेन नहीं करता, मतलब इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन। तो डिस्क्रिप्टिव जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन परटेन टू हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट कंसर्न्स। हाउएवर एनालिटिकल ऑब्जर्वेशंस डील्स विद मोर विद द how of the health related event occur। अब आपको यहाँ से दोनों से ही समझ आ गई होगी। जो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडी की जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है उसमें हम जो हैं वो किस चीज़ पे रहते हैं कि किसने किया, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसका मतलब कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन सी जगह इन्वॉल्व थी, कौन सा टाइम इन्वॉल्व था, ठीक है, किससे हेल्थ रिलेटेड स्टेट अकरेंस। और उसके अलावा जो एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब ऑब्जर्वेशन की जो दूसरी टाइप होती है वो हाउ, कैसे हुई है। मतलब अब हम इसमें से इन्फ्रेंस निकालते हैं कि वो जो हेल्थ रिलेटेड इवेंट आया है वो हुआ कैसे है। ठीक है, उसके बाद रेंडमाइज कंट्रोल है। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, फील्ड ट्रायल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी ट्रायल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है वो बेसिकली हमारी, मैंने अभी बात की है कि तीन चीज़ों पे होती है, पीपल, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी को हम 3 डिस्ट्रीब्यूशंस में जो है वो कर देते हैं कि कहाँ कब हुई थी, ठीक है, मतलब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर इट अकरिंग, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज़ हु इज़ गेटिंग द डिजीज़, मतलब परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन। 3 डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक डिजीज़ को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो अगर हमने एक डिज़ीज़ के बारे में जानना है तो हमें उसके लिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो कंडक्ट करनी पड़ेगी। और जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं वो हमारी क्या होती हैं, हमेशा फर्स्ट स्टेप होती हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। जब भी आपने किसी डिज़ीज़ को ट्रीट करना है तो उससे पहले आपको उसकी डिस्क्रिप्शन जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये फर्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन में। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। बेसिकली 6 स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, ठीक है। आपने सबसे पहले पॉपुलेशन जो है वो डिफ़ाइन करनी है कि आपको कौन सी पॉपुलेशन चाहिए, कौन सा सैम्पल चाहिए, कौन सा डाटा चाहिए, ठीक है, कौन से लोग चाहिए। डिफाइनिंग द डिजीज़ अंडर स्टडी, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको डिज़ीज़ का पता हो कि जिस डिज़ीज़ के ऊपर आपने स्टडी कंडक्ट करनी है। फिर आपने जो है वो उस डिज़ीज़ को डिस्क्राइब करना है। वो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्राइब जो है डिज़ीज़ का 3 डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, प्लेस, पर्सन और टाइम, कि कितने टाइम में कितने लोगों को, किस जगह के लोगों को इस डिज़ीज़ ने इफ़ेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ डिज़ीज़, मेजरमेंट ऑफ डिज़ीज़ हमने लेनी है कि डिज़ीज़ को मेजर कैसे करना है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि कौन सी मेजरमेंट यूज़ होती हैं। फिर आप कंपेयर करते हैं जो आपके पास चीज़ें होती हैं और जो आपको नहीं पता होती उनके साथ। फिर आप एक एंड पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर देते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस जो होता है वो एक टेंटेटिव सी स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर आप टेस्ट करते हैं कि जो चीज़ आपने सपोज की है वो ठीक है या नहीं ठीक। अगर आपके पॉपुलेशन ठीक है, आपकी डिज़ीज़ सही तरह से डिफ़ाइन है, आपने डिज़ीज़ को डिस्क्राइब ठीक किया हुआ है, मेजरमेंट आपकी ठीक है, तो आपका जो हाइपोथेसिस होता है वो हमेशा ठीक होता है। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी एरर आ जाता है तो हाइपोथेसिस जो है वो फिर गलत साबित हो जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं डिफाइनिंग पॉपुलेशन में क्या चीज़ है। तो डिफाइनिंग पॉपुलेशन जो है इसमें हमारे पास आ जाता है, हम जो पॉपुलेशन है, मैंने अभी भी कहा था कि पॉपुलेशन को हम एज अ होल भी ले सकते हैं और पॉपुलेशन को हम एज अ सैम्पल भी ले सकते हैं। होल पॉपुलेशन मतलब जनरल पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन आपके पास, आपको लगता है आपने एक एरिया पे जो है वो स्टडी कंडक्ट करनी है, तो आप उस एरिया के सारे लोग जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। लेकिन अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो आप उसमें से एक छोटा सा जो है वो सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब और वो सैंपल जो है वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब उस सैंपल के ऊपर जो भी अब फाइंडिंग्स आएंगे आप उसका जो रिज़ल्ट है वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसको हम कहते हैं सैंपल। अब जो आपका सैंपल है वो एज के बेस पे हो सकता है, सेक्स ग्रुप के बेस पे हो सकता है, ऑक्यूपेशन के बेस पे हो सकता है, हॉस्पिटल पेशेंट हो सकता है, स्कूल के बच्चे हो सकते हैं और कुछ स्मॉल कम्युनिटी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बड़े शहर के ऊपर कोई स्टडी करनी है, वो शहर बहुत बड़ा है, तो आप उसका क्या करेंगे, आप उसके एक छोटा सा जो इलाका होगा, उस शहर में छोटा सा इलाका होगा, वहाँ के लोग जो है एज अ सैंपल यूज़ करेंगे जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आपने जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने डिज़ीज़ जो है उसको डिफ़ाइन करना है। आपकी जो डिज़ीज़ है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो बिल्कुल जो डेफिनेशन हो प्रिसाइज हो, वैलिड हो और वो एक्सेप्टेबल हो। एक्सेप्टेबल किसके लिए हो, पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन को भी तो पता होना चाहिए ना कि ये डिजीज़ है, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है वो बेसिकली आपकी ऑपरेशनल होनी चाहिए। ऑपरेशनल मतलब कि जो बिल्कुल एक्यूरेट हो और वैलिड हो और प्रिसाइज हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप अगली अगर हम बात करें वो डिस्क्राइबिंग ऑफ द डिजीज़ है। तो डिस्क्राइबिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि डिस्क्रिप्शन जो है वो डिज़ीज़ की वो एक तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का जो है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो डिज़ीज़ डिस्क्राइब करना ही है। और डिज़ीज़ जो हम 3 तरीक़ों से डिस्क्राइब करते हैं, प्लेस से, पर्सन से और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब कहाँ हुई,
ठीक है, कब हुई टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ हुई प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, कौन जो है लोग डिज़ीज़ अफेक्ट हुए हैं, किन में वो डिज़ीज़ हो रही है, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आ जाती हैं तीन तरह की फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं, पीरियोडिक होती हैं और लॉन्ग टर्म होती हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म होती हैं उनमें वो वाली डिजीज़ आती हैं जो थोड़े टाइम के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी एपिडेमिक्स होती हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में आती हैं और थोड़े टाइम के लिए आती हैं। ठीक है, फिर आपकी पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, मतलब जो सीजनल होती हैं, जो किसी न किसी सीज़न में आनी होती हैं, या साइक्लिक होती हैं कि जैसे वो इतने साल बाद दोबारा से आती हैं, या फिर उसने जो है वो थोड़े साल बाद अटैक करना होता है, वो हमारी साइक्लिक होती हैं। फिर लॉन्ग टर्म होती हैं, ठीक है, जो लंबे अरसे तक चलती हैं। ठीक है, और इनमें भी सेपरेट पीक्स होती हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा गई होती है, कभी ये बहुत कम होती हैं, तो ये होती है हमारी लॉन्ग टर्म। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें हमारी आ जाती है कि हमने प्लेस के हिसाब से किस तरह से डिज़ीज़ को करना है, कि वो जो डिज़ीज़ है वो पूरे दुनिया में कवर हो रही है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें कि वो एक ख़ास जो है वो नेशन में हो रही है, रूरल अर्बन में देखें तो वो जो डिज़ीज़ है वो शहरों में हो रही है या सिर्फ गांव में हो रही है। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में कि मतलब जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है, मतलब उसका एरिया कौन सा था, उस एरिया के इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो कितने इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये हमारी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो कोलरा की आ जाती है। जैसे हमने स्पॉट मैप एक बनाया था कोलरा में भी, जब हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ एपिडेमोलॉजी किया था तो उसमें हमने कोलरा के बारे में पढ़ा था कि कोलरा जो है वो एक इलाके में था। ठीक है, लंदन के एक इलाके में था। जॉन स्नो ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था और उसने स्पॉट मैप से किया था कि यहाँ पे जो लोग, उसने स्पॉट मैप से डॉट्स बना दिए थे कि यहाँ के लोग जो हैं वो कोलरा से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, और इस हैंडपम्प के जो पास के लोग हैं वो कोलरा से मुतासिर नहीं हुए। मतलब जिस हैंडपम्प के पास ज़्यादा लोग मुतासिर थे, ज़्यादा लोग अफेक्टेड थे कोलरा के साथ, उनमें वहाँ के वाटर सप्लाई की वजह से कोलरा हुआ था। उसके बाद हमारे पास पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, एज से रिलेटेड उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किस एज में ज़्यादा हो रही है, जेंडर से करते हैं, मैरिटल स्टेटस से, एथनिसिटी से, उनके सोशल क्लास से, उसके बाद उनके बिहेवियर से कि उनका कौन सा बिहेवियर जो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, स्ट्रेस और माइग्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं वो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ डिज़ीज़। मेजरमेंट ऑफ डिज़ीज़ जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी जब मेजरमेंट ऑफ एपिडेमोलॉजी किया था तो हमने ये पढ़ा था कि जो डिज़ीज़ है वो दो तरह से मेजर होती है। एक तो प्रेवलेंस से होती है, दूसरा इंसिडेंस से। इंसिडेंस जो होते हैं वो नंबर ऑफ न्यू केसेस होते हैं एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और प्रेवलेंस क्या होता है, नंबर ऑफ ओल्ड केसेस एंड न्यू केसेस। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से हमारे पास होती है। अब दो तरीके जो हैं इनमें दो स्टडीज़ आ जाती हैं। जिसमें हम प्रेवलेंस की स्टडी करते हैं वो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं, और जिसमें हम इंसिडेंस के बारे में स्टडी करते हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल जो होती है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, एक सिंगल इसमें एग्जामिनेशन होता है और एक ही टाइम पे होता है, और इसमें हमने जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है वो किन डिजीज़ के लिए होता है, प्रेवलेंस स्टडीज़, ये जो लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं उनके लिए हम करते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस हैं इसलिए हम इनको क्या करते हैं कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम इनको करते हैं। एक ही पॉपुलेशन के ऊपर हम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब फॉलोअप करेंगे तो हमारे पास रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ही आएंगी ना, तो फिर इस तरह से जो है वो हमारे पास उनका रिजल्ट आएगा कि कितने नंबर ऑफ़ न्यू केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो हैं वो कब यूज़फुल होती है, जब हमने डिजीज़ का रिस्क फैक्टर देखना होता है। जैसे क्रॉस सेक्शनल वो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए यूज़फुल होती हैं, लेकिन ये तब होते हैं जब हमने डिजीज़ के कोई रिस्क फैक्टर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना हो, या इंसिडेंस रेट वगैरह वो देखना हो, या जो हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है वो देखना हो कि आपकी जो डिज़ीज़ है वो कैसे डिज़ीज़ बनी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कंपेयर विद द नॉन इंडिसेंस। ठीक है, इसमें हम जो है वो दो तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन
पॉपुलेशन के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि किन में हुई है, किन में नहीं हुई, किस वजह से हुई, किस वजह से नहीं हुई। और कंपैरिजन जो है बिटवीन द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के दरमियान भी करेंगे, दो डिफरेंट पॉपुलेशन के दरमियान भी कर सकते हैं, और पॉपुलेशन के अंदर ही रहने वाले लोग के इन लोगों में हुई है लेकिन इन इसी सेम पॉपुलेशन के इन लोगों में नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो हम जो है वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस है वो फिर बनाते हैं जितना भी हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है पॉपुलेशन डिफाइन करने से, डिजीज़ की डिस्क्रिप्शन से, मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ से और कंपैरिजन से, उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बना देते हैं, ठीक है। और हाइपोथेसिस जो होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, एक हाइपोथेसिस के अंदर पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि पॉपुलेशन में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, वो कोज स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। उसमें हमें डिजीज़ के जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो हमें बता रहा हो जो हमारा हाइपोथेसिस होता है। उसके बाद जो है वो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का हमें बता रहा हो, टाइम रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का बता रहा हो। ये 4-5 चीज़ें हैं जो एक हाइपोथेसिस के अंदर इंक्लूड होती हैं। पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक कॉज, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिजीज़, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप और टाइम रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। उसके बाद हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेवलेंस स्टडीज़ होती हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है स्टडी की, ठीक है। हम एक ही पॉपुलेशन को जो है वो गिवन टाइम में देते हैं, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ के लिए अच्छी होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में बताया कि इसको हम इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं, ठीक है, और एक ही पॉपुलेशन के ऊपर रिपीटेड स्टडीज़ की जाती हैं, ठीक है। दूसरी जो मेजर टाइप हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है एनालिटिकल स्टडी की, ठीक है। एनालिटिकल स्टडी जो है वो सेकंड मेजर टाइप है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं विद द पॉपुलेशन, और इसका पर्पस क्या होता है, इसने जो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए होते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी से, उनको एनालाइज करना होता है और उनके बारे में एक इन्फ्रेंस बताना होता है, ठीक है। उस डिजीज़ के बारे में कोई भी इन्फ्रेंस देना होता है, आउटकम बताना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट द हाइपोथेसिस, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हमने फॉर्मुलेशन कर ली है, अब इसमें टेस्ट करेंगे। 2 टाइप की होती है, केस कंट्रोल स्टडी होती है, कोहोर्ट स्टडी होती है। केस कंट्रोल स्टडी का दूसरा नाम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी है और कोहोर्ट स्टडी का दूसरा नाम प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी है। रेट्रो का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आगे की तरफ जाना। तो रेट्रो का मतलब ये है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है कोज और दूसरा है अफेक्ट, ठीक है। 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि किस कोज ने क्या अफेक्ट कॉज की है या कौन सा अफेक्ट जो है वो किस कोज की वजह से है। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, अफेक्ट टू कोज जाएंगे, ठीक है, ऑपोजिट जाएंगे, तो इसका मतलब है हम केस कंट्रोल स्टडी जो है हमें वो कंडक्ट करनी पड़ेगी। और अगर हमें किसी कोज की वजह से अफेक्ट जानना होगा कि ये कॉजेज कौन से अफेक्ट कोज कर सकते हैं, तो हम कोहोर्ट स्टडी जो है वो कंडक्ट करेंगे। केस कंट्रोल स्टडी के बारे में देख लेते हैं। केस कंट्रोल स्टडी जो है वो अफेक्ट से स्टार्ट होती है और कॉज की तरफ जाती है, मतलब ऑपोजिट जाती है। इसमें जो बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ द स्टडी, मतलब डिजीज़ पहले ही आ चुकी होती है और हम बैकवर्ड जाते हैं कॉज टू अफेक्ट, मतलब इसमें डिजीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है। इसके बाद जो है वो इसमें आ जाता है कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है वो हमारा किसकी बेस पे होता है, डिजीज स्टेटस की बेस पे, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर डिजीज पॉजिटिव, ठीक है, जिनमें डिजीज होती है उनको हम एज अ केस ग्रुप लेते हैं, फिर उसको कंपैरिजन करते हैं विद अ ग्रुप ऑफ डिजीज नेगेटिव इंडिविजुअल, मतलब वो लोग जिनके सर्कमस्टांसेस तो सेम थे लेकिन उनमें वो डिजीज नहीं हुई, ठीक है। तो हम उन दोनों का केस का कंट्रोल, उसको हम कह देंगे कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो हम केसेस को कंट्रोल के साथ कंपेयर करें, केसेस वो जो डिजीज के साथ है और कंट्रोल ग्रुप वो जिनमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन उनके जो सर्कमस्टांसेस है, जो उनकी कंडीशंस थी, दोनों की सेम थी। उसके बाद जो है कंट्रोल ग्रुप शुड आइडली कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन दैट गिव राइज टू केसेस, मतलब सेम पॉपुलेशन से आएंगे। अब बेसिक स्टेप जो है केस कंट्रोल स्टडी में कौन से है, सबसे पहला स्टेप जो है वो सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल है, सेकंड पे हमारा मैचिंग है, थर्ड पे मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर है और फोर्थ वन जो है हमारा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं
कि सिलेक्शन ऑफ केसेस जो हम कैसे करेंगे। सिलेक्शन ऑफ केसेस जो है इनमें हम सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन ऑफ केसेस और कंट्रोल्स में हम देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ केसेस पहले, सिलेक्शन ऑफ केसेस में हमारे पास दो तरह से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, डायग्नोसिस से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये डिजीज़ का क्राइटेरिया होता है और जो जिस स्टेज पे वो डिजीज़ होती है वो होता है, ठीक है। मतलब वो वाले केसेस हमने लेने हैं कि जिनमें डिजीज़ भी हो, ठीक है, और हमें पता हो कि ये वाली स्टेज है उस डिजीज़ की, ठीक है। उसके बाद और ये क्योंकि वो अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक डिजीज़ आ गई है तो वो हमारे पूरे के पूरे जो स्टडी टाइम होगा उसमें वो चेंज नहीं होगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें हम क्या हमेशा लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम सिर्फ वो केसेस लेते हैं जो न्यूली डायग्नोज हुए होते हैं, पुराने केसेस नहीं लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल जो है उसका हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन के कंट्रोल हमने कैसे करना है। तो कंट्रोल का जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है कंट्रोल सेलेक्ट करने का वो यही होता है कि उनमें डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर ही हम उनको केसेस को कंट्रोल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपने बात माइंड में रखनी है कि जो केस कंट्रोल स्टडी है उसमें हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब हम अफेक्ट टू कोज जाते हैं, हमने कोजेस पता करनी है। तो ऑफ कोर्स हमें वही लोग चाहिए जिनमें डिजीज़ नहीं हुई, ताकि हमें पता चले कि इनमें कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिन्होंने डिजीज़ कॉज नहीं की, फिर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है सेकंड स्टेप मैचिंग। मैचिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है केस कंट्रोल स्टडी में, ठीक है। मैचिंग जो होता है वो बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल को सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि ये केसेस के साथ ही सिमिलर होते हैं, ठीक है। मतलब जो जो वेरिएबल्स हमने एक केस में लिए होते हैं वही कंट्रोल में भी होते हैं, लेकिन वो कंट्रोल में उन्होंने डिजीज़ कॉज नहीं की होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लंग कैंसर के अगर पेशेंट लें, ठीक है, तो लंग कैंसर के वो पेशेंट जो स्मोकिंग करते थे और इस वजह से उनको लंग कैंसर हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो स्मोकिंग नहीं करते थे लेकिन फिर भी उनको लंग कैंसर हुआ। अब हमारा जो है कंट्रोल इस तरह का होगा कि वो स्मोकिंग करते होंगे लेकिन उनमें लंग कैंसर नहीं होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्मोकिंग नहीं करते होंगे और उनमें लंग कैंसर नहीं होगा। तो हम फिर इन दोनों को आपस में, इन चारों कंडीशंस को और इन दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे इनकी चीज़ें, और फिर हमारे पास जो है वो आएगा असल रिजल्ट। फिर जो है मेजरमेंट आएगी हमारे पास एक हमने मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर किस तरह से करना है। मेजरमेंट एक्सपोजर जो होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना आपने सिलेक्शन ऑफ केसेस और कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अब जो एक्सपोजर मतलब मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर के जो लोग हैं वो किस किस चीज़ को के साथ एक्सपोज हुए थे जिसकी वजह से उन्हें वो डिजीज़ हुई, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर जो है पता करने का जो डाटा उसका लेने का तरीका हमारे पास तीन तरह से हम ले सकते हैं। इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, मतलब आप डायरेक्टली केस और कंट्रोल से इंटरव्यू लें कि आपकी पास हिस्ट्री किस तरह की थी। आप कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह के पूछ सकते हैं और उनको दे सकते हैं जिनकी वजह से वो आपको फिल करके दे दें कि भाई हमारी ये कंडीशन थी जिनकी वजह से शायद हमें लगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल था वो इस तरह का था जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हुई है। उसके बाद आप उनके पास्ट रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं, केस और कंट्रोल के पास्ट रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपको हॉस्पिटल से भी मिल सकते हैं या उनसे वैसे मिल सकते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है उसमें हमारे पास आ जाते हैं आप ये फाइनल स्टेप होता है और इसमें दो तरह के जो है वो आप दो तरह से जो है वो एनालिसिस और इंटरप्रेट कर सकते हैं। दो तरह से किस तरह, एक तो पहला जो है वो आप एक्सपोज रेट देखेंगे, ठीक है, कि एक्सपोजर कितना है। एक्सपोजर रेट देखेंगे किसमें, केसेस में और कंट्रोल में, सस्पेक्टेड फैक्टर्स जो भी होंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद एक्सपोजर, मतलब उस एक्सपोजर के साथ कितना रिस्क था डिजीज़ होने का, जिसको हम ओड रेशो भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ओड रेशो क्या है, ओड रेशो ये है कि आपका जो एस्टिमेशन ऑफ डिजीज़ रिस्क है वो उसकी एसोसिएशन एक्सपोजर के साथ कितनी है। और एक्सपोजर रेट में हम ये देखेंगे कि जो केसेस हैं उनमें और जो कंट्रोल हैं उनमें
कितना एक्सपोजर हुआ है सस्पेक्टेड फैक्टर, जो आप फैक्टर सस्पेक्ट कर रहे हो उनके साथ उनका कितना वो है। देखें यहाँ पे, देखें आप, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ली है स्मोकर्स की और नॉन स्मोकर्स की, ठीक है। और यहाँ ऊपर जो है ये 2x2 का एक टेबल जो है उन्होंने ड्रॉ किया है। इसमें उन्होंने क्या किया कि स्मोकर्स लिए, नॉन स्मोकर्स लिए और उनमें केस और कंट्रोल देखें। अब स्मोकर्स हैं जो 5 से कम सिगरेट्स पीते हैं डेली, लेकिन उनमें जो है वो केसेस जो हैं, वो जो लंग कैंसर के साथ केसेस आए हैं जिनमें वो डिज़ीज़ हुई है, वो 33 है। उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। जो कंट्रोल हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और लेस देन 5 सिगरेट्स पीते हैं, उनमें जो कंट्रोल है विदाउट लंग कैंसर वो है 55, ठीक है। अब नॉन स्मोकर्स हैं, ठीक है, और उनमें केसेस 2 हैं, मतलब वो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन फिर भी उनको लंग कैंसर हुआ है, ठीक है, तो उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया। और नॉन स्मोकर्स हैं और उनको लंग कैंसर नहीं हुआ, उनमें 27 को हमने टी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब 33 को अगर हम 55 करें तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो 88 आ जाएगी। 2 को अगर हम 27 के साथ करेंगे तो C + D हमारे पास आ जाएगा 29। अगर हम A + C करें तो हमारे पास टोटल 35 आएंगे, और अगर हम 55 प्लस मतलब B + D करें तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 82 की। अब देखें एक्सपोजर रेट हमने देखना है दोनों के बीच में। एक्सपोजर रेट की अभी हमने बात की है कि वो केसेस और कंट्रोल के दरमियान में होता है, ठीक है। उसमें हमने सस्पेक्टेड फैक्टर्स देखने होते हैं कि किस फैक्टर्स की वजह से उनको लंग कैंसर हुआ है। तो एक्सपोजर रेट अगर हम केसेस में देखें तो हमारे पास उसका फार्मूला होगा कि जो स्मोकर्स हैं और में लंग कैंसर हुआ उसको हमने ऊपर रखना है, और उसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है। हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, वो लोग होंगे जिनमें जो केसेस हैं, मतलब जिनमें स्मोकिंग के साथ नॉन स्मोकिंग के साथ दोनों के साथ हुए हैं, उनको हमने नीचे रखना है। तो हमारे पास 94.2% जो है वो एक्सपोजर रेट आएगा, ठीक है। जो आपने फैक्टर जो है आपका सस्पेक्टेड फैक्टर था, स्मोकिंग था, उसके साथ आपका एक्सपोजर रेट जो है वो 94.2% आया। उसके बाद एक्सपोजर रेट अमंग कंट्रोल। अब हमने कंट्रोल में देखना है जिनमें डिजीज़ नहीं हुई, तो जिनमें डिजीज़ नहीं हुई उसमें हम क्या करेंगे, स्मोकर्स भी होंगे लेकिन उनको डिजीज़ नहीं हुई, उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम रखेंगे वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, नॉन स्मोकर्स हैं लेकिन उनमें डिजीज़ नहीं हुई, और वो हमारे पास 82 आया था। तो हम उसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 67% जो है वो एक्सपोजर रेट आएगा कंट्रोल्स के अंदर। उसके बाद ऑड रेशो हमारे पास आ जाती है। ऑड रेशो जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि ऑड रेशो जो है वो एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क होता है एसोसिएटेड विद एक्सपोजर, ठीक है, कि एक्सपोज होने के बाद कितना रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और उनके आपस में एसोसिएशन क्या होती है, इसको हम कहते हैं ऑड रेशो, ठीक है। ऑड रेशो जो है वो हमारे पास किस तरह आती है, ऑड रेशो हमारे पास आती है जब आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, वही एग्जांपल लें, तो हम क्या करेंगे, ऑड रेशो किस तरह से निकालेंगे, स्मोकर्स लंग कैंसर के साथ, ठीक है, और नॉन स्मोकर्स जो मतलब बिल्कुल भी जिनमें डिजीज़ नहीं हुई, क्योंकि हमने एसोसिएशन देखनी है ना एक्सपोजर की कि कितनी है, एक्सपोजर जो है वो कितना रिस्क कॉज कर सकता है डिजीज़ का, तो इसलिए हम उसको डिजीज़ वालों के साथ और नॉन डिजीज़ वालों के साथ स्मोकिंग को लेके फिर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है हम कंपेयर करेंगे जिन लोगों में डिजीज़ नहीं हुई, ठीक है, बी, और सी जो लोग नॉन स्मोकर थे उनमें डिजीज़ हुई, ठीक है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ऑड रेशो, ए और डी, बी और सी। तो हमारे पास 8.1 जो होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी ऑड रेशो, ठीक है। मतलब कि स्मोकिंग जो है, मतलब जो स्मोकर्स हैं जो दिन में 5 सिगरेट्स ले रहे थे उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो 8.1 टाइम्स हायर एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें नॉन स्मोकर से 8.1 टाइम जो है वो ज़्यादा चांस होता है कि उनमें लंग कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस तरह आई, ऑड रेशो की वजह से। ओके, ऑड रेशो जो है अगर हम इसकी बात करें तो ऑड रेशो अगर हमारे पास लेस देन 1 है,
ग्रेटर देन 1 है तो क्या आगे दोज विद डिजीज़ आर मोर लाइकली टू हैव बीन एक्सपोज्ड, और क्लोज टू 1 अगर एक से करीब है देन एक्सपोजर एंड डिजीज आर नॉट लाइकली एसोसिएटेड, ठीक है। और अगर ऑड रेशियो जो है वो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर इन द कॉजेशन ऑफ डिजीज़, इसकी वजह से कोई डिजीज़ नहीं हो रही। ओके, फ़ायदा क्या है केस कंट्रोल का? फास्टर एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, सेंसिटिव टू बायस, main challenge is to identify appropriate control group, and the distribution of exposure among group should be representative of the distribution of the population that give rise to the cases। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टडी बेस क्या होती है। और स्टडी बेस क्या होती है? स्टडी बेस इसमें आ जाता है हमारे पास। स्टडी बेस ये होती है कि जो आपका सोर्स होता है जहाँ से आप अपना डाटा ले रहे होते हो, ठीक है, जहाँ से अपना कंट्रोल ग्रुप, जहाँ से आप अपना स्टडी ग्रुप ले रहे होते हो, वो हमारे पास आ जाती है स्टडी बेस। मतलब टोटल पॉपुलेशन टाइम इन विच केसेस अकर, द मेंबर ऑफ अंडरलाइंग कोहोर्ट और सोर्स पॉपुलेशन फ्रॉम विच द केसेस आर ड्रॉन ड्यूरिंग टाइम पीरियड व्हेन केसेस आर आइडेंटिफाई, इसको हम कहते हैं स्टडी बेस, वो सोर्स जहाँ से हम अपना डाटा लेते हैं। और स्टडी पॉपुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्टडी पॉपुलेशन वो होती है जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं। ओके, कोहोर्ट स्टडी भी आ जाते हैं। कोहोर्ट स्टडी आपकी वो वाली स्टडी होती है जिसमें आप कोज टू अफेक्ट चाहते हो, ठीक है, मतलब डिजीज़ होने से पहले आप कोई काम करते हो, ठीक है। इसमें कोहोर्ट जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन एक्सपीरियंस, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन उसको हम कोहोर्ट कहेंगे। कोहोर्ट स्टडीज आर ऑफन प्रोस्पेक्टिव स्टडीज, दे कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्सो, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव कंपोनेंट कैन बी ब्रॉट इन। अब कोहोर्ट में भी जो है हमारे पास जो है वो आ जाते हैं, 3 तरह की हमारे पास होती हैं कोहोर्ट। यहीं से आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट भी होती हैं, प्रोस्पेक्टिव भी होती हैं। वैसे तो कोहोर्ट स्टडी प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन इसमें टाइप्स जो होती हैं प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? अगर एक हमने डिजीज़ जो है वो तब कंडक्ट की है, एक हमने स्टडी जो है तब कंडक्ट की है जब डिजीज़ हो गई है, सॉरी डिजीज़ अभी नहीं हुई, जो इन्वेस्टिगेशन जिस पे हमने करनी है, मतलब हमने उसका भी उसका फैक्ट ही देखना है कि कौन से कोजेज जो इफेक्ट कॉज करेंगे, तो वो हमारी प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडीज़ होंगी। लेकिन अगर डिजीज़ जो है वो ऑलरेडी हो गई है और हमने इनमें न्यू फैक्टर्स देखने हैं कि कौन से ऐसे न्यू फैक्टर्स हैं जो इस डिज़ीज़ को कॉज कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो हमारी हो जाएगी रेट्रोस्पेक्टिव। जैसे अगर हम देखें तो लंग कैंसर जो है, अगर उसको स्मोकिंग ही सिर्फ कर रहा है तो स्मोकिंग के अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लंग कैंसर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमने केस कंट्रोल में देखा था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो नॉन स्मोकर थे लेकिन उनमें लंग कैंसर डेवलप हो गया था, ठीक है, तो वो हमारी आ जाएगी रेट्रोस्पेक्टिव। और प्रोस्पेक्टिव में हमने क्या करना होता है, हम दोनों को जो है वो कंबाइन करते हैं ताकि हम इसकी फर्दर फ्यूचर के लिए असेसमेंट कर सकें। अब जो कोहोर्ट स्टडी होती है, आपकी जो कोहोर्ट स्टडी होती है इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप आ जाता है सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, डाटा ऑन एक्सपोजर, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, फॉलोअप और एनालिसिस। सिलेक्शन ऑफ स्टडी जो सब्जेक्ट है वो हम जनरल पॉपुलेशन से लेते हैं या स्पेशल पॉपुलेशन से, जैसे हमने तब भी बात की थी, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर है वो हम मेंबर से भी ले सकते हैं, उनके रिव्यू जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सर्वे कोई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप करें तो हमारे पास 3 तरह के कंपैरिजन होते हैं हमेशा। इंटरनल कंपैरिजन होता है, एक्सटर्नल कंपैरिजन होता है, ठीक है, ये कंपैरिजन विद जनरल पॉपुलेशन होता है। इंटरनल कंपैरिजन हमेशा वो होता है जिसमें हम आपस में ही पॉपुलेशन के अंदर ही कंपैरिजन करते हैं, जैसे हमने केस कंट्रोल में भी देखा था कि जब हम कंपेयर कर रहे थे नाउन एंड डिसीज के साथ। तो इंटरनल कंपैरिजन क्या होता है, जब हमने कोहोर्ट लिया होता है हम उसी में आपस में जो है उनके मेंबर्स को आपस में डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उनसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनको आपस में कंपेयर कर देते हैं। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल कंपैरिजन होता है वो हमारा ये होता है कि जब हमारे पास इंटरनल जो है वो हमारे पास इस तरह के लोग ना हो जिनके साथ हम उनको कंपेयर कर सकें, तो हम एक्सटर्नल लोगों के पास जाते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल ग्रुप जो एक सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब स्मोकर्स को नॉन स्मोकर्स के साथ कर सकते हैं, अल्कोहलिक के साथ कर सकते हैं, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक को नॉन अल्कोहलिक के साथ, मतलब आउटसाइड द। तो एक्सटर्नल कंपैरिजन नहीं होता है।
लेकिन जब हमारे पास दोनों ही अवेलेबल ना हो तो हमें उनको जनरल पॉपुलेशन के साथ करना पड़ता है। मतलब अगर लंग कैंसर की वजह से डिजीज़ जो हैं वो हमारे पास हो रही हैं, जो हमने डाटा ली, हमारे पास जो कोहोर्ट आया है, पॉपुलेशन आई है, अगर हमारे पास इस तरह का डाटा कि हमने देखना लंग कैंसर के साथ डिजीज़ कितनी हुई हैं तो हम उनमें नहीं देख सकते। हमारे पास उतनी पॉपुलेशन है कि हम ये डेथ रेट का जो है वो डाटा जो हमसे ले सके, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर जो जनरल पॉपुलेशन होती है उनके साथ उनको कंपेयर कर सकते हैं कि बाकी जो है लंग कैंसर के साथ अगर इतनी डिजीज़ हो रही हैं, 1000 में से 2 लोग जो हैं वो लंग कैंसर के साथ मर रहे हैं, तो जनरल पॉपुलेशन में 1000 में से कितने लोग किस किस डिजीज़ के साथ मर रहे हैं, तो हम उनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि लंग कैंसर के साथ होने वाली डिजीज़ इतनी हैं और बाकी डिजीज़ के साथ होने वाली जो डेथ्स हैं, सॉरी लंग कैंसर के साथ होने वाली डेथ्स इतनी हैं और जो बाकी पॉपुलेशन है उनमें जो डिजीज़ हैं उनकी वजह से होने वाली डेथ्स इतनी हैं। मतलब फिर हमें डिज़ीज़ की सिवियरिटी का भी पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास फॉलोअप आ जाता है। तो फॉलोअप जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स जो हैं उनको अगर हम रिव्यू करें, सर्वेलेंस करें, तो उसके थ्रू जो है वो हम फॉलोअप कर सकते हैं। अगर फॉलोअप जो है वो लॉस हो जाता है, लेकिन लॉस ऑफ फॉलोअप हो जाता है तो उस एक वर्ड को हम कहते हैं आर्ट्रेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनालिसिस। तो एनालिसिस जो है वो, अब एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा पढ़ने वाला है कि एनालिसिस जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। एनालिसिस जो है हमारे पास आ जाता है इंसिडेंस रेट से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एस्टिमेशन ऑफ रिस्क कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ रिस्क जो है उसके आगे से 2 फर्दर टाइप्स होती हैं, रिलेटिव रिस्क, ठीक है, और दूसरी होती है एट्रीब्यूटर रिस्क, ठीक है। जो आपका, अब हम देख लेते हैं इंसिडेंस रेट्स। इंसिडेंट्स मतलब नंबर ऑफ न्यू केसेस, कि नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने आए। तो नंबर ऑफ न्यू केसेस जो हैं वो हमारे पास किस तरह से आएंगे, तो जब हम स्मोकर्स के दरमियान में करेंगे, मतलब A/A+B, ठीक है, कि उनमें कितनी डिजीज़ हुई है। और उसके बाद नॉन स्मोकर्स के बीच में अगर हम इंसिडेंस देखें तो C/C+D। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हम देखें तो 84 जो थे वो हमारे पास स्मोकर्स थे और जो उनमें क्रोनिक हार्ट डिजीज़ डेवलप हुई है, ठीक है। और A+B मतलब वो लोग जो स्मोकर्स थे लेकिन उनमें क्रोनिक हार्ट डिजीज़ डेवलप नहीं हुए, वो थे 916। तो हमारे पास डाटा जो है वो क्या आया, 1000 में से 28 लोग इस तरह के थे जो स्मोकिंग करते थे और उनमें क्रोनिक हार्ट डिजीज़ जो है वो डेवलप होगी। उसके बाद इंसिडेंस रेट ऑफ नॉन स्मोकर्स में अगर हम देखें तो C/C+D, मतलब कि वो लोग जो नॉन स्मोकर थे और उनमें क्रोनिक हार्ट डिजीज़ डेवलप हुई, और वो लोग जो नॉन स्मोकर थे और उनमें नहीं हुई, तो वो है 17.4 पर 1000, इतने लोग, ओके। उसके बाद रिलेटिव रिस्क है। रिलेटिव रिस्क क्या है, रिलेटिव रिस्क में जो है वो हमारी किस चीज़ की मेजर है, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। जब हमने एस्टिमेशन लगाना और इसका कि ये डिजीज़ होने के जो रिस्क है, मतलब ये कॉज जो है वो इतना रिस्क कॉज कर सकता है डिजीज़ होने का, तो वो हम जो है वो 2 तरीक़ों से पता करते हैं, रिलेटिव रिस्क से और एट्रीब्यूटर रिस्क से। रिलेटिव रिस्क क्या होता है, रेशियो ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज्ड एंड इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज। मतलब ऐसी रेशो जिसमें हमने इंसिडेंस देखना एक्सपोज के बीच में भी और नॉन एक्सपोज के बीच में भी। तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा कि ए इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज हम ऊपर रखेंगे, मतलब हमारा जो आएगा न्यूमरेटर है वो ऊपर आएगा, और इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज, मतलब जो नॉन एक्सपोज थे लेकिन उनमें न्यू केसेस डिजीज़ के साथ कितने हैं उसको हम नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर। तो इसमें हमारे पास जो ऊपर एक्सपोज थे वो कितने आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 28, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन एक्सपोज थे इंसिडेंस रेट वो कितना आया था 17.4। तो हमारे पास क्या आएगा 28/7.4, तो हमारे पास कितना आ गया रिलेटिव रिस्क 1.6। अगर अब इसमें भी एसोसिएशंस होती हैं 3 तरह की, वो क्या होती हैं कि अगर आपका जो रिलेटिव रिस्क है वो 0 आया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई एसोसिएशन नहीं थी, मतलब जो आपने कोज लिया है उसका कोई इफेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जो
अगर वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा आती है, जैसे यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो जो कॉज था, ठीक है, उसका इफेक्ट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ है, उसने उसको कॉज की है। और अगर जो है वो 1 से कम आती है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव एसोसिएशन, मतलब 1 से बहुत कम आती है, 1 के बराबर होगी तो कोई एसोसिएशन नहीं है, 1 से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, और अगर 1 से माइनस में चलेगी, मतलब 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि वो उसमें नेगेटिव एसोसिएशन है। उसके बाद अगर हम एट्रीब्यूटल रिस्क का देखें, जो एस्टिमेशन ऑफ रिस्क का दूसरी टाइप है, वो किस तरह से होती है? डिफाइन एज अमाउंट और प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज इंसिडेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक एक्सपोजर, कि इंसिडेंस ऑफ डिजीज जो है स्पेसिफिक एक्सपोजर के साथ एट्रीब्यूट कर सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स टू विद व्हाट एक्सटेंट द डिजीज अंडर स्टडी कैन बी एट्रीब्यूट टू एक्सपोजर, ठीक है, कितनी वो डिज़ीज़ जो अंडर स्टडी है वो एक्सपोजर से कितनी ज़्यादा एक्सटेंट तक, कितनी ज़्यादा लिमिट तक जो है वो एट्रीब्यूट कर सकती है। इसमें हम क्या देखेंगे? इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज्ड, उसको डिवाइड कर देंगे इंसिडेंट ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज्ड। पहले एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड को माइनस करेंगे, जैसे हमारे पास पहली वैल्यू थी 28 और नॉन एक्सपोज वैल्यू थी इंसिडेंस रेट से आई 17.4, उसको हम एक्सपोज्ड के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 22 के साथ 28 के साथ अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है? 37.9, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 38% हमारे पास एट्रीब्यूटल रिस्क आया कि यहाँ तक जो है एक डिजीज़ एट्रीब्यूट कर सकती है एक्सपोजर के साथ। इसकी भी वही वैल्यू होती है कि अगर वो ज़ीरो आ जाती है, अगर आपका एट्रीब्यूटल रिस्क जो है वो ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। अगर एट्रीब्यूटल रिस्क जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा आ जाता है, इसका मतलब इस वजह से डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा फैल सकती है, ज़्यादा कॉज कर सकती है। उसकी पॉजिटिव एसोसिएशन अगर एट्रीब्यूटल रिस्क जो है वो ज़ीरो से कम आ जाता है, छोटा होता है, इसका मतलब है कि नेगेटिव एसोसिएशन है। केस कंट्रोल में अगर हम डिफरेंस देखें तो केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडी में डिफरेंस क्या होता है? पहले हम देख रहे हैं एक रिट्रोस्पेक्टिव है, एक प्रोस्पेक्टिव है। एक तब स्टार्ट होती है, स्टार्ट विद द डिजीज टू रिस्क फैक्टर, एक होती है स्टार्ट विद द पीपल एक्सपोज्ड। रेट ऑफ एक्सपोजर अमंग एक्सपोज्ड एंड दोज आर नॉट एक्सपोज्ड स्टडी टेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज टू दोज एक्सपोज्ड दैट आर नॉट एक्सपोज्ड। फिर फर्स्ट अप्रोच टू टेस्टिंग हाइपोथेसिस, इसकी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है? हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, और इसमें रिजर्व फॉर टेस्टिंग प्रिसाइजली डिफाइंड हाइपोथेसिस, जो डिफाइंड हाइपोथेसिस है उन तक ही टेस्ट रिजर्व होते हैं। इसमें स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसका टाइम कम होता है, रिसोर्सेज भी कम होते हैं, इसमें मोर टाइम चाहिए होता है, कॉस्ट इंटेंसिव होती है। ये रेयर डिजीज़ के लिए सूटेबल है, इसको हम रेयर डिजीज़ के लिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है। फिर इसमें ऑर्डर रेशो आ जाती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है? इंसिडेंस रेट, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटल रिस्क, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें डिजीज़ जो है कैन नॉट यील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज़ वन अनदर देन सिलेक्टेड फॉर, ठीक है, किसी और डिज़ीज़ के बारे में नहीं कर सकता, एक ही डिज़ीज़ के बारे में कर सकता है। और ये जो है इसमें मोर देन डिजीज़ इज़ पॉसिबल, डिज़ीज़ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टडी।